नमस्कार। दूसरा पहलू में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल महाजन। दूसरा पहलू में आज बात करेंगे उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव की और हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट और उससे सेबी चीफ माधवी बुच पर उठे सवालों की। पहली खबर है उदयपुर में दो छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा की। चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की सोमवार को मौत हो गई, जिसके बाद एक बार फिर शहर में तनाव फैल गया। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि आजकल किसी घटना को सांप्रदायिक रंग देकर हिंसा भड़काना आम हो गया है। आपको बताएंगे कि आखिर समाज में इस कदर नफरत क्यों भर गई है। दूसरी खबर है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। अडानी ग्रुप और सेबी चीफ को लेकर हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट को सामने आए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, जिसको लेकर मार्केट में एक बार फिर भूचाल देखने को मिला। सेबी चीफ माधवी बुच पर आरोप है कि निजी हितों के लिए उन्होंने अडानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाया। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो ऐसी रणनीति के तहत काम करती है जिसमें किसी कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट की भविष्यवाणी कर वो मार्केट में शेयरों की पोजीशन लेती है, जिससे वो और उसके निवेशकों को करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है। राजस्थान का उदयपुर शहर एक बार फिर छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आज स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट बंद रहा। वजह है चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत। घायल छात्र का पिछले 4 दिन से इलाज चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन हिंसा की आशंका को लेकर फिर से शहर में कर्फ्यू जैसे हालात दिखे, क्योंकि बीते दिनों 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था। पहले देखिए पूरी खबर। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें उदयपुर की हैं। चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत के बाद मंगलवार को एक बार फिर शहर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बवाल की आशंका को देखते हुए स्कूल, कॉलेजों को बंद करना पड़ा। हर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती के साथ प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी। हालांकि पूरे शहर में फिलहाल शांति है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि आरोपी छात्र के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। नाबालिग का कानून नहीं लगाया जावे, इसमें हत्यारे ने प्री प्लानिंग से हत्या की है। इसको पूरी सजा बालिग की तरफ मिलनी चाहिए। हत्यारे के लिए कोई नाबालिग कानून नहीं होता है। देवराज के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे और फांसी तक उनको पहुंचाए, तभी जाकर इसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और आने वाला ये जो क्राइम है घटेगा, ऐसा अपराध करने वाले पे डर रहेगा। चाकूबाजी की घटना बीते शुक्रवार की है। घायल छात्र देवराज का 4 दिन से इलाज चल रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बेटे की मौत से आक्रोशित परिजन एक बार फिर भड़क गए और समाज के लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सदस्य को नौकरी का आश्वासन दिया है, लेकिन अपने बेटे को खो चुका परिवार गहरे सदमे में है और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब कितने पब्लिक दुखी है, क्या करेंगे। मैं तो बेटा चला गया, मेरा हाथ से निकल गया है। बस उसके लिए फांसी की सजा उसको होनी चाहिए। मेरी तो मांग है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 15 साल के छात्र देवराज को उसी की क्लास में पढ़ने वाले दूसरे समुदाय के छात्र ने चाकू मार दिया था। स्कूल के बाहर हुई घटना के बाद शहर में आक्रोश की आग भड़क गई थी। दरअसल 2 छात्रों के बीच झगड़े को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के सदस्य सड़कों पर उतर गए और एक मॉल में तोड़फोड़ की गई। मोटर गैराज में खड़ी कारों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि शहर की सभी स्कूल, कॉलेजों को बंद करना पड़ा था। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी छात्र के घर पर भी हमला किया था। होमवर्क को लेकर दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे के परिवार के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी और जैसे ही
आपकी छुट्टी हुई, ब्रेक में बाहर आए तो बच्चे ने जो है वो चाकू निकाल के बिना प्रवोक किए उस पर हमला कर दिया। तो उस वजह से उसका ब्लड लॉस हो गया और वो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल रेफर किया। उदयपुर के कलेक्टर का कहना है कि दोनों छात्रों के बीच क्लास में होमवर्क को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने चाकूबाजी कर दी। लेकिन उदयपुर के बीजेपी विधायक ने घटना की तुलना कन्हैयालाल हत्याकांड से कर दी। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने पूरी प्लानिंग के साथ छात्र को चाकू मारा। देवराज के चाकू लगने से जो वातावरण बना हुआ था, आज उसका देहावसान हो गया है। मैं सारे शहरवासियों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और परिवार की 4 मांगे थी, उसके देहावसान के बाद वो चारों मांगे प्रशासन ने मंजूर कर लिए। पहली उन परिवार को जब तक संतोष खतरा है तब तक परिवार को पूरी सुरक्षा देगी। उसके साथ संविदा पे एक कर्मचारी को उनके परिवार का रखेंगे और राज्य सरकार को स्थायी नौकरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। फास्ट ट्रैक के अंदर मुकदमा चलेगा और राज्य सरकार अपने प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि सरकार अपने मत से एवं भामाशाहों से सहयोग लेकर 51 लाख रुपए परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। घटना के बाद ही पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया था। उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आक्रोश के बीच प्रशासन ने शनिवार को आरोपी छात्र के किराए के घर पर बुलडोजर चला दिया, जिसको लेकर और सवाल उठ रहे हैं। आखिर किराए के घर पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई? घटना को लेकर मकान मालिक की क्या गलती थी? फिलहाल शहर में शांति है, लेकिन इस घटना से साफ है कि शहर में सामाजिक सौहार्द किस कदर बिगड़ चुका है। लोगों के दिलों में इस कदर नफरत का जहर भर दिया गया है कि हर घटना को हिंदू मुस्लिम के एंगल से ही देखा जाता है। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। स्कूल के 2 नाबालिग छात्रों के बीच झगड़ा और फिर चाकूबाजी। दावा है कि आरोपी छात्र ने पहले से प्लानिंग के साथ चाकूबाजी की, लेकिन क्योंकि आरोपी छात्र दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म से था, इसलिए घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर गई और फिर तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समाज में हिंदू मुस्लिम को लेकर इस कदर नफरत भर गई है कि हर घटना को सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। बच्चे की कोई पैरवी नहीं करें और सभी लोग संगठित होकर इस प्रकार के जो कांड होते हैं उसके अंदर हम सब संगठित होकर समाज को भी इस प्रकार का चेताएं कि समाज में सौहार्द और सामंजस्य वातावरण बना रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मामूली सी घटना सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है और लोग सड़कों पर उतर जाते हैं? दरअसल इसके पीछे वजह है कि राजनेताओं और धर्मगुरुओं के कट्टरपंथी बयान और हिंसा की कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने सामाजिक सौहार्द को खत्म कर दिया है। – 28 जून 2022 की घटना को कौन भूल सकता है? उदयपुर में तालिबानी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। टेलर कन्हैयालाल का गला उसी की दुकान में घुसकर काट दिया गया था। कन्हैयालाल का गला काटने वाले गौस रियाज समेत वारदात के 11 आरोपी हैं। इनमें से 2 पाकिस्तान में बैठे हैं। आपको याद होगा कि आरोपियों ने हत्याकांड का वीडियो वायरल करके सर तन से जुदा के नारे लगाए थे। करोड़ों लोगों ने दिल दहला देने वाले हत्याकांड का वीडियो देखा था। दिल्ली से लेकर मुंबई तक शहर शहर इस हत्याकांड की गूंज सुनाई दी थी। कन्हैयालाल जैसी घटनाओं और कट्टरपंथी बयानों की वजह से समाज इस कदर बढ़ गया है कि लोगों में सामाजिक सौहार्द नहीं रहा। आज लोग हर घटना को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखते हैं। एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा, यानी समाज को बांटने में कट्टरपंथी कामयाब हो गए हैं। छोटी सी घटना को तूल देकर सियासी रोटी सेकने वाले भी कम नहीं हैं। जोधपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया, मैंने निर्देश किया है कि उस आरोपी को
100% सजा मिले और तुरंत सजा का प्रावधान हो। पोक्सो के कानूनों को और छोटे अबोध बच्चों के साथ में की जाने वाली ऐसी हैवानियत के अपराधियों को कठोरतम सजा का प्रावधान उसमें किया है। मैंने अधिकारियों से निर्देश किया है कि इसे त्वरित कार्रवाई से भी हो और न्याय की भावना के अनुरूप इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उदयपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं सभी लोगों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो ऐसा सुनिश्चित किया जाए, ऐसा प्रशासन से आग्रह करें। नफरत का ऐसा फितूर सिर्फ उदयपुर में ही नहीं देखने को मिला। जयपुर में भी शुक्रवार को मामूली झगड़े के बाद मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। ई रिक्शा सवार 3 युवकों की स्कूटी सवार 2 युवकों से गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर विवाद हुआ। बात इस कदर बढ़ गई कि ई रिक्शा सवार युवकों ने स्कूटी सवार दिनेश स्वामी को बुरी तरह पीटा। गंभीर रूप से घायल दिनेश स्वामी की मौत हो गई। आरोपी युवक मुस्लिम समुदाय के थे, लिहाजा थाने में बवाल शुरू हो गया। लोगों ने टायर जलाए, सड़क जाम कर दी और आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग शुरू कर दी। गनीमत रही कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी मोहसिन, शाहरुख और मोहम्मद शाकिर उर्फ लाला को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। रात्रि को कोई विवाद हुआ, विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। आज अपराधी पकड़ा भी गया है रात्रि को ही घटना के कुछ देर बाद, और साथ में दूसरा अपराधी भी पकड़ने वाले हैं और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि किन कारणों से विवाद हुआ, क्या विवाद में उसकी मृत्यु हुई या अन्य कोई कारण है। फिर भी अपराधी कोसों दूर नहीं है और परिवार पीड़ित जो है उसके साथ पूरा भाजपा परिवार, सरकार साथ है, सारे सनातनी साथ है, पूरा न्याय होगा। और लगभग जो मांगी थी वो पूरी उनकी पहले सरकार ने मांग करने से पहले ही कह दी थी, लेकिन कुछ मांगे थी कि अपराधी पर बुलडोजर चलेगी, ये वो भी कानूनी प्रक्रिया, वो भी समय अनुरूप। अगर कुछ गलत हुआ है और नुकसान किया है उसने, तो ये माने उसका नुकसान भी तय है। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है। छोटी सी घटना को तूल देकर शहर को हिंसा की आग में ढकेल दिया जाता है। इसके पीछे कट्टरपंथी गैंग एक्टिव रहते हैं, जो अपने मतलब के लिए माहौल को बिगाड़कर हिंसा की साजिश रचते हैं। आइए आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। 19 मार्च 2024 को चित्तौड़गढ़ में शोभा यात्रा में हमले के बाद 2 समुदायों के बीच जमकर हिंसा हुई। आगजनी और पथराव में एक शख्स की जान चली गई, जबकि दर्जनों गाड़ियां और दुकानें खाक हो गईं। मार्च 2024 को ही महाराष्ट्र के जलगांव में भी शिव जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। मस्जिद के पास जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई और पथराव में कई लोग घायल हो गए। 13 मार्च 2024 को छत्रपति संभाजीनगर में भी लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ और पथराव के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। सांप्रदायिक हिंसा की तमाम घटनाओं की क्रोनोलॉजी समझिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मामूली बात को लेकर लोग सड़कों पर आ जाते हैं? इसकी कई वजहें हैं। राजनेताओं और धर्मगुरुओं के भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से बिगड़ा माहौल, कुछ घटनाओं के जरिए लोगों के अंदर जहर भरा जा रहा है, लोगों के बीच सामाजिक सौहार्द खत्म होता जा रहा है, दूसरे धर्म को लेकर लोगों में नफरत बढ़ रही है। राजनेता आए दिन ध्रुवीकरण और सियासी स्वार्थ के लिए भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, जिसका नतीजा है जयपुर और उदयपुर जैसी घटनाएं। अपराध की घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। समाज में माहौल इस कदर खराब हो चुका है कि छोटी सी चिंगारी ज्वालामुखी बन जाती है। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जिस पर सेबी और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और अडानी ग्रुप की सफाई आ चुकी है। फिर भी सेबी चीफ पर सवाल बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि सेबी चीफ माधवी बुच अपने हितों के टकराव के लिए बाजार नियामक के लिटमस टेस्ट में विफल रही हैं, क्योंकि उन्होंने मुंबई में मौजूद घरेलू कंसल्टेंसी फर्म एगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड से राजस्व अर्जित करना जारी रखा है। कंपनी की ओर से रजिस्ट्रार को सौंपे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि इस साल 31 मार्च तक पुरी बुच के पास जारी किए गए 10,000 शेयरों में से 9,900 शेयर थे, यानी एगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में 99% हिस्सेदारी थी। पहले देखिए माधवी पर लगे आरोपों को लेकर पूरी खबर।
पहले बात हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में सेबी चीफ पर आरोपों की। माधवीपुरी बुच पर मुख्यतः 3 आरोप हैं। पहला है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल ने मॉरिशस के उसी फंड में पैसे लगाए थे जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद का भी निवेश था। इस फंड के मैनेजर अनिल आहूजा अडानी की कंपनियों में डायरेक्टर भी थे। विनोद पर ऐसे ही फंड से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदने का आरोप लगा है। इससे बाजार में शेयरों के दाम बढ़ते रहे। बिना बताए चुपचाप अपनी कंपनी के शेयर खरीदना गैर कानूनी है। इसके जवाब में माधवी ने माना कि 2015 में उन्होंने उस फंड में पैसे लगाए थे क्योंकि अनिल आहूजा उनके पति के बचपन के दोस्त हैं। तब वो सेबी में नहीं थी और अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती थीं। अनिल ने फंड छोड़ा तो उन्होंने भी 2018 में यूनिट्स बेच दिए। इस फंड ने अडानी के शेयरों में निवेश नहीं किया था। उन्होंने सारी जानकारी सेबी को दे दी थी। माधवी के कहने का आशय है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अडानी के भाई विनोद अडानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अडानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। और आपको याद होगा कि देश की संसद में मैंने नारा लगाया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, क्योंकि 18 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित रह गए। वो रिपोर्ट क्या कह रही थी? गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को, कंपनियों के शेयर को ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बना के विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। सवाल फिर भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस IPE प्लस फंड में माधवी के पैसे लगे थे उसे चलाने वाले मॉरिशस की ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी के 2 फंड, EM रिसर्जेंट फंड एंड इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड की जांच सेबी कर रही है। इस फंड पर अडानी के शेयरों में पैसे लगाने को लेकर जांच चल रही है कि इनके पीछे कौन है, या यूं कहिए कि क्या इसमें अडानी के ही पैसे लगे हैं। अब तक ये साफ नहीं है कि माधवी ने खुद को इसकी जांच से अलग किया था या नहीं। माधवी पर दूसरा आरोप है कि उनके पति धवल 2019 में ब्लैकस्टोन के एडवाइजर बने। ब्लैकस्टोन भारत में रियल एस्टेट में निवेश बढ़ा रहा था और सेबी ने उसमें मदद की है। माधवी का जवाब है कि धवल की नियुक्ति की जानकारी सेबी को दे दी गई थी। उन्होंने खुद को ब्लैकस्टोन के मामलों से अलग कर लिया था, लेकिन अब मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लैकस्टोन का कई कंपनियों में निवेश है, जैसे इंडिया बुल हाउसिंग, ASK इन्वेस्टमेंट, केयर हॉस्पिटल, आधार हाउसिंग फाइनेंस, एम्फेसिस। इस साल सेबी की मंजूरी के बाद आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया है। ऐसा एक उदाहरण SL प्रोपैक लिमिटेड, जिसका नाम अब EPL है, को लेकर भी दिया गया है। माधवी के पति धवल EPL में डायरेक्टर हैं। ब्लैकस्टोन ने अशोक गोयल ट्रस्ट के EPL के 51% शेयर खरीदे। ट्रस्ट के अतुल गोयल पर जी के शेयरों में इनसाइड ट्रेडिंग का आरोप लगा। खुद माधवीपुरी बुच ने उनको बरी करने का ऑर्डर दिया था। माधवी पर तीसरा आरोप है कि वो 2 कंपनियां चला रही थी, एक भारत में और दूसरी सिंगापुर में। माधवी का कहना है कि सेबी ज्वाइन करने के बाद दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। 2019 में उनके पति ने रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंट का काम शुरू किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगोरा एडवाइजरी में माधवी 99% की मालिक हैं। इस कंपनी की आमदनी 2017 से
3.71 करोड़ रुपए है। 9 out of 10 people lose money in F&O, and it is not a small sum of money that they lose. Now, we have adopted an approach of disclosure, for the investors to be aware of the risk and to, then make up their minds as to whether they still want to proceed or not. माधवी 2017 से सेबी में काम कर रही हैं। सेबी के नियम कहते हैं कि आप दूसरे सोर्स से सैलरी या फीस नहीं ले सकते हैं। अगर सरकार या सेबी ने माधवी को इससे छूट दी है तो इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस कंपनी के क्लाइंट कौन हैं, क्या सेबी से उनका कोई वास्ता पड़ा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि अगोरा एडवाइजरी अभी भी कंपनी रजिस्ट्रार के साथ एक सक्रिय कंपनी के रूप में पंजीकृत है। आरओसी के साथ कंपनी की नवीनतम फाइलिंग से पता चलता है कि उसने 2023-24 में सेवाओं की बिक्री और आपूर्ति के लिए 6 लाख रुपए कमाए और अन्य आय के रूप में 13,95,225 रुपए कमाए, जिसका कुल राजस्व 13.95 लाख से थोड़ा अधिक था। वित्त वर्ष 2024 में इसका शुद्ध लाभ 8,09,882 रुपए था। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, जो सेबी के बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि माधवी ने उनके कार्यकाल में बोर्ड के सामने निवेश को लेकर कोई जानकारी नहीं दी थी। अगर जानकारी दी गई थी तो वो तत्कालीन चेयरमैन अजय त्यागी को दी गई होगी। त्यागी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन गर्ग का कहना है कि इन आरोपों के बीच माधवी का पद पर बने रहना ठीक नहीं है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो एक रणनीति के तहत काम करती है, जिसके तहत वो किसी कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट की भविष्यवाणी कर मार्केट में शेयरों की पोजीशन ले लेती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अक्सर कीमतों में गिरावट के लिए उत्प्रेरक होती है और जिसके बाद हिंडनबर्ग और उससे जुड़े निवेशकों को गिरावट से लाभ होता है। यानी हिंडनबर्ग आम निवेशकों के हित में कोई काम नहीं करती। उसका मकसद सिर्फ शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी के शेयरों में गिरावट का लाभ लेना होता है। अब खबर का दूसरा पहलू समझिए। जब किसी सरकारी संस्थान में किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल को बाजार से लेकर नियुक्त करते हैं तो अक्सर संस्थान ये भूल जाते हैं कि उसने जीवन यापन के लिए सरकारी संस्थान में आने से पहले ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा और वो काम उसी सरकारी संस्थान के काम से मिलता जुलता होगा जिसके लिए उसे डोमेन एक्सपर्ट की तरह संस्थान में लिया गया है। गलत केवल तब है जब वो अपने पुराने काम को सरकारी संस्थान के संसाधनों या फिर अपने पद के प्रभाव से फायदा पहुंचाए। बात करते हैं हिंडनबर्ग की। नाथन एंडरसन स्थापित हिंडनबर्ग रिसर्च एक फर्म है जो फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी नियमों के भीतर अकाउंटिंग अनियमितताओं, कंपनियों के अनैतिक कामों और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित करती है। फर्म का नाम 1937 की हिंडनबर्ग दुर्घटना के नाम पर रखा गया है। हिंडनबर्ग दुर्घटना 6 मई 1937 को मैनचेस्टर टाउनशिप में न्यू जर्सी यूएसए में एक हवाई जहाज दुर्घटना थी। एक टाला जा सकने वाला हवाई जहाज विस्फोट जो वित्तीय आपदाओं के लिए एक सूचक के रूप में है, जिसे हिंडनबर्ग रिसर्च उजागर करना चाहता है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें भारत के अडानी समूह पर कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि गौतम अडानी के नेतृत्व में समूह स्टॉक हेरफेर और वित्तीय गड़बड़ियों में लगा हुआ है, जिसने 2020 के बाद से कंपनी के मूल्यांकन को $100 बिलियन से अधिक बढ़ा दिया है। इसमें यह भी बताया गया था कि गौतम अडानी के भाइयों सहित अडानी समूह के वो कौन से प्रमुख लोग थे जो उन गतिविधियों में शामिल थे जिन्हें हिंडनबर्ग ने धोखाधड़ी के रूप में वर्णित किया था। 2023 की रिपोर्ट के बाद सेबी ने अडानी समूह की गतिविधियों की जांच शुरू की। हालांकि इन जांचों में उल्लेखनीय प्रगति न होने के कारण सेबी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। ये भी जानना जरूरी है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो कि एक ऐसी रणनीति के तहत काम करती है जिसमें किसी कंपनी के शेयर मूल्य में गिरावट की भविष्यवाणी कर वो मार्केट में शेयरों की पोजीशन लेती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अक्सर इन कीमतों में गिरावट के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करती है, जिससे हिंडनबर्ग और उससे संबंधित निवेशकों को गिरावट से लाभ होता है। अब आपको बताते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है।
शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जहां निवेशक शर्त लगाते हैं कि किसी शेयर की कीमत कम हो जाएगी। ये स्टॉक खरीदने के पारंपरिक तरीके के विपरीत है, जिसमें स्टॉक के शेयरों की खरीद इस उम्मीद पर की जाती है कि उनकी कीमत बढ़ जाएगी। शॉर्ट सेलिंग में स्टॉक के शेयरों को उधार लेना और उन्हें मौजूदा बाजार मूल्य पर बेचना, बाद में कम कीमत पर उन्हें वापस खरीदना शामिल है। और सरल भाषा में कहें तो शॉर्ट सेलिंग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। शेयर उधार लेना, लघु विक्रेता किसी ब्रोकर से स्टॉक के शेयर उधार लेता है। शेयर बेचना, उधार लिए गए शेयर खुले बाजार में मौजूदा कीमत पर बेचे जाते हैं। वापस खरीदना या कवर करना, लघु विक्रेता बाद में समान संख्या में शेयर वापस खरीदता है कम कीमत पर। रिटर्न शेयर, खरीदे गए शेयर ब्रोकर को वापस कर दिए जाते हैं और शॉर्ट सेलर बिक्री और खरीद मूल्य के बीच के अंतर को अपने पास रख लेता है। भारत में शॉर्ट सेलिंग को एक वैध ट्रेडिंग रणनीति के रूप में मान्यता दी गई है और सेबी के एक ढांचे के तहत खुदरा और संस्थागत निवेशकों सहित सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए इसकी अनुमति है। ब्लूमबर्ग के अनुसार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी शेयरों पर अपनी कम बिक्री की स्थिति से $4 मिलियन से अधिक की कमाई की। फर्म द्वारा एक बयान में इस कमाई के आंकड़ों का खुलासा किया गया है। इस साल जून में सेबी ने हिंडनबर्ग को एक कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि न्यूयॉर्क स्थित हेज फंड किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट के पास अडानी रिपोर्ट प्रकाशित होने से 2 महीने पहले ही पहुंच गई थी। सेबी के नोटिस में दावा किया गया कि फंड ने हिंडनबर्ग को अपने अडानी ट्रेडों से हुए मुनाफे का 30% हिस्सा दिया था। सेबी के अनुसार किंगडन ने हिंडनबर्ग को $4.1 मिलियन दिए और अभी भी $1.4 मिलियन का अतिरिक्त भुगतान करना बाकी है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट से पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी निकोला कॉर्प पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसके कारण इसके संस्थापक के खिलाफ आपराधिक आरोप लगे और अमेरिकी सरकार के साथ एक बड़ा वित्तीय समझौता हुआ। साफ है कि हिंडनबर्ग कोई ऐसी संस्था नहीं है जो बाजार में आम निवेशकों के हितों के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करती है। ना ही हिंडनबर्ग कोई समाचार संस्था है जिसका लक्ष्य जनता को आगाह करना या उनके हितों की बात करना होता है। हिंडनबर्ग हर काम अपने निवेशकों और अपनी कंपनी के फायदे के लिए करती है। हिंडनबर्ग का काम कितना नैतिक है, ये सवाल जरूर उठता है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। इंसान हो या पशु पक्षी, अगर वो दिव्यांग होते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इंसानों के लिए तो कृत्रिम अंग उपलब्ध हैं, लेकिन जानवर अगर दिव्यांग हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जयपुर के वेटनरी डॉक्टर तपेश माथुर दिव्यांग पशुओं के लिए जैसे भगवान बन गए हैं। जयपुर पशुपालक विभाग के संयुक्त निदेशक तपेश माथुर अब तक 300 से ज़्यादा दिव्यांग जानवरों को कृत्रिम अंग लगा चुके हैं और उनकी ज़िंदगी को नई उड़ान दे चुके हैं। डॉक्टर तपेश माथुर कृष्णा लिम नाम की एक संस्था चलाते हैं। वो अपनी सरकारी ड्यूटी से हर हफ्ते 2 दिन का समय निकालकर दिव्यांग जानवरों की भलाई के लिए काम करते हैं। डॉक्टर तपेश और उनकी पत्नी शिप्रा दोनों बेजुबान जानवरों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। अपंग पशुओं को स्वास्थ्य सेवा दिलाने के लिए तपेश माथुर को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान सरकार ने स्टेट अवार्ड से नवाजा है। डॉक्टर तपेश का कहना है कि सड़कों पर कई ऐसे जानवर, मवेशी और बेजुबान घूमते हैं जो किसी सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और अपने पैर खो देते हैं। डॉक्टर होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि उनके जीवन को संवारें। शुरुआत तो 2013-14 से हुई थी। जब मैं गौशाला के अंदर था तो वहाँ पे जब किसी बछड़े को देखा कि वो ऑपरेशन करने के बाद में अपनी 3 टांगों से दूसरे जो स्वस्थ पशु हैं उनके साथ चारे के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए, अपना जो नित्य कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो सब करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है उसको। तो मन में विचार आया था कि क्यों न इनके लिए भी प्रोस्थेटिक डेवलप किया जाए। तो क्योंकि वो जो पहला केस था बछड़े का, उसका नाम कृष्णा था, तो हमने कृष्णा लिम्ब के नाम से ही एनिमल प्रोस्थेटिक बनाया और तब से ये मुहिम चल रही है और आज तक हम इसको चला रहे हैं। लोगों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जहाँ जहाँ हम लगा के आए या जो हमारे साथ
व्यक्ति किसी भी मीडिया से जुड़े हुए हैं वो हमारे वॉलंटियर्स के रूप में काम करें, और लोगों का सहयोग भी मिलता है, लोग जुड़ना भी चाहते हैं, जुड़ते भी हैं। और दूसरा हमारा प्रयास ये रहता है कि अपंगता पर चर्चा हो और इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बातचीत करके सॉल्यूशन हो। अपंगता आए ही नहीं, मतलब एक्सीडेंटल हुआ है तो उस केस के अंदर उसको कैसे प्राथमिक चिकित्सा दी जाए ताकि वो उस ऐसी कंडीशन नहीं आए उसकी इन्फेक्शन के कारण उसको पाँव काटने की ज़रूरत पड़े। तो अगर प्राथमिक चिकित्सा ही सही ढंग से हो तो जिस तरह से भी प्रॉपर प्लास्टर हो, पिनिंग हो, दूसरे ऑपरेशंस हो, तो कृष्णालिम की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हम तो यही सबसे उम्मीद करते हैं। दूसरा पहलू में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर अभी बाकी है कई और खबरें।